नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चैनल का टैगलाइन है साइलेंट माइंड्स एंड पावरफुल रिजल्ट्स, शांत मन और बड़ी सफलता। ठीक है, इसका मतलब है कि आप शांति से, शांत मन से अध्ययन करें और बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हों। तो वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का टॉपिक है आनुवंशिकी इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका हम उपयोग पढ़ेंगे, इसको हम कैसे कैसे किस बेस में, जैसे हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या और आनुवंशिक इंजीनियरिंग है क्या, उसके बारे में सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके जाएँ। ठीक है, तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी एक विस्तृत अध्ययन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये दोनों जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान को जोड़कर नए आविष्कार और उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी है, ये क्या करते हैं, ये जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर को जोड़कर, मतलब क्या है कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों को जोड़कर कंप्यूटर के साथ सबमर्ज करके एक नए जो है आविष्कार और उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब समझ गए आप इसका कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो को मिक्स करते हैं और कंप्यूटर के उपयोग से एक नया आविष्कार करते हैं और नए उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया को आसान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आनुवंशिकी इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, परिचय क्या है इसका। ठीक है, तो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग यह विज्ञान है जिसमें जीवों के डीएनए में कृत्रिम रूप से परिवर्तन किया जाता है। क्या है कि जीवों का जो डीएनए होता है उसमें आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ताकि क्यों किया जाता है कि उनमें वांछित विशेषताएं विकसित की जा सकें या अनचाहे गुणों को हटाया जा सके। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। किसको, जेनेटिक आनुवंशिकी को, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्या है कि डीएनए में छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, और अपने मन से जैसा हमें इंसान चाहिए, जैसा हमें वो जीव चाहिए, वैसा हमें उसको बना देते हैं, उसके डीएनए को चेंज करके। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, उसको कहते हैं क्या, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इनकी मुख्य प्रक्रियाएं क्या हैं, मतलब की प्रोसेस क्या है, कैसे क्या है कि डीएनए में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, कैसे मतलब हम वांछित गुण उसमें डाल सकते हैं, अवांछित जो गुण हमें नहीं चाहिए वो हम हटा सकते हैं, उनके बारे में, उनकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, डिटेल क्या है कि डीएनए पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि किसी जीव के डीएनए में अन्य जीव का जीन जोड़ना। मतलब क्या है कि आप मानव हैं और मानव में किसी जानवर का जीन हमने जोड़ दिया। एग्जाम्पल इसका ये है कि इंसुलिन उत्पादन के लिए बैक्टीरिया मतलब ई कॉइल में मानव जीन डालना। ठीक है, तो बैक्स जो क्या नाम इंसुलिन उत्पादन के लिए क्या करा हमने, ई कॉइल में हमने जो है मानव जीन को ऐड कर दिया। इससे क्या है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन एडिटिंग, यानी जीन एडिटिंग जो है क्रिस्पर कास, है ना, क्रिस्पर कैस9। ये क्या है कि अत्यधिक सटीक जीन उत्पादन, है ना,
अत्यधिक सटीक जीन संपादन तकनीक जिससे डीएनए के किसी हिस्से को हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है। क्या करते हैं इससे कि जीन में एडिटिंग करते हैं। और क्या करते हैं इसमें क्या है कि जीन को जो मतलब डीएनए के किसी हिस्से को हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है इस प्रोसेस से। ठीक है, इसका उपयोग जो है आनुवंशिक बीमारियों का इलाज, कृषि अनुसंधान और कैंसर उपचार में किया जाता है। क्या है कि जैसे आनुवंशिक जो बीमारियां होती हैं जो हमें पूर्वजों से मिलती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी क्या होती है, आनुवंशिक होती है। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आ जाती है। उनमें क्या है कि हमारे डीएनए में थोड़ा सा चेंजमेंट करके हमें उन बीमारियों से लड़ सकते हैं, उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। ठीक है, कृषि अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है कि एक नए पौधे से एक नई प्रजाति का पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कैंसर उपचार में, कैंसर जो हमारे डीएनए में हो जाता है, ठीक है, उसमें हम अगर जीन जो एडिटिंग कर सकते हैं तो जीन एडिटिंग से हम कैंसर का उपचार भी संभव है। ठीक है, तीसरा है क्लोनिंग। ये प्रोसेस हैं जीन मतलब उसके आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है कि एक समान आनुवंशिक प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया। एक समान आनुवंशिक प्रतिलिपि जैसे मतलब एक मानव है, ठीक है, सेम बॉडी के दो स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, सेम जीन के मतलब दो स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनिंग। मतलब एक ही जैसा मनुष्य दूसरा सामने खड़ा होगा सेम प्रोसेस से, मतलब सेम उसके अंदर जीन भी सेम होगा, उसके अंदर डीएनए भी सेम होगा, सारे सैंपल उसमें सेम होंगे। जैसे इसका एग्जांपल है डॉली नामक भेड़ जो पहली क्लोन स्तनपायी बनाई गई थी। ठीक है, डॉली नामक भेड़ जो है वो पहली क्लोन स्तनपायी बनाई गई थी। तो भेड़ जो है सबसे पहले क्या था, क्लोन करके बनाई गई थी डॉली, जिसका नाम था डॉली। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमर्ज जो चेन रिएक्शन होती है इसमें नेक्स्ट प्रोसेस है कि पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, यह तकनीक डीएनए के छोटे अंशों को तेज़ी से कई गुना बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या करते हैं इसमें कि डीएनए के जो छोटे अंश होते हैं उनको तेज़ी से कई गुना बढ़ाया जा सकता है ना, पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन जो होती हैं उनके माध्यम से। इसका उपयोग डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, अपराध जांच और रोग निदान में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे, जहाँ पे पॉलीमर चेन रिएक्शन जो होती हैं इनका उपयोग जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे मतलब हमारी फिंगरप्रिंटिंग किसी से मैच ना हो, है ना, और अगर हमें मैच करानी है तो क्या करेंगे, हम पॉलीमर चैन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे पॉलीमर चैन रिएक्शन होगी तो हमारी पहचान हो जाएगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। ठीक है, अपराध जांच में क्या होता है कि जैसे मतलब हमने कोई अपराध किया है और हम गायब हो गए तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी का कोई भी उस अपराध जगह से अगर हमारा कहीं पे भी डीएनए मैच मिल जाता है, सैंपल मिल जाता है, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि आप वहाँ पे मौजूद थे। इससे हमारी आपराधिक गतिविधि के बारे में भी पता लग सकता है और रोग निदान में भी इसके बारे में हम रोग निदान भी हम इसका उपयोग करके कर सकते हैं। रोग निदान जैसे अभी हमने बताया था कि जो भी हमारे डीएनए से जो बीमारियां होती हैं, कैंसर हो गया, है ना, ऐसी बीमारियों का भी रोग निदान कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है कि यह तकनीक आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए दोषपूर्ण जीन को बदलने में मदद करती है। क्या करते हैं इसमें, जीन की थेरेपी करते हैं। ठीक है, थेरेपी करते हैं और इससे क्या है कि जो आनुवांशिक बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए दोषपूर्ण जीन्स होती हैं उनको बदलने में मदद मिलती है। क्या करती हैं कि जो जीन हमारे जो बीमारियों को घेरे बैठे हैं, ठीक है, उन जीन्स को बदल दिया जाता है जीन थेरेपी से। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका कि सिकल सेल एनीमिया और हेमफीलिया का उपचार। तो इससे क्या होता है कि जब जो जीन थेरेपी से हम क्या करते हैं, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग का उपचार कर सकते हैं और हेमोफेलिया का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी से। ठीक है, ये ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, इनका नॉर्मल इलाज संभव नहीं है। इनका इलाज जो है जीन थेरेपी से ही संभव है, जो आजकल जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग से संभव हो सका है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग मतलब
एप्लीकेशंस क्या हैं कि जो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग है इसके एप्लीकेशंस हम समझते हैं। सबसे पहला उपयोग है चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल में ना, मेडिकल एप्लीकेशंस जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होता है कि अपराध जांच और पारिवारिक संबंधों की पुष्टि होती है कि एक परिवार में जो डीएनए होता है वो लगभग मैच करता है सभी का, ठीक है। तो जैसे परिवार का जो डीएनए होता है वो मैच करता है, और आपराधिक गतिविधियों की भी हम जांच कर सकते हैं। दूसरा है जैविक दवाओं का विकास। इससे जो चिकित्सा क्षेत्र में क्या होता है कि जैविक दवाओं का विकास कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन वैक्सीन, है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना, स्टेम सेल रिसर्च। और क्या होता है कि स्टेम सेल रिसर्च इसमें कर सकते हैं जिसमें अंग पुनर्जन्म और जीन थेरेपी के लिए, कि अंग अगर कोई हमारा बॉडी पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके जीन थेरेपी के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसका अंग पुनर्जन्म भी हो सकता है, वो अंग हमारा दोबारा से भी उगाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे हमारी जो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आपराधिक गतिविधियों की जांच कर सकते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। और क्या है, पारिवारिक जो डीएनए होता है उसकी जांच कर सकते हैं, उनका संबंध स्थापित कर सकते हैं कि ये इस परिवार से है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आनुवंशिकी जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि हमारे जो अंग हैं, अंगों का जो पुनर्जन्म जो होता है वो जीन थेरेपी के माध्यम से हम अंगों का पुनर्जन्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चिकित्सकीय उपयोग हो गए। दूसरा है कृषि क्षेत्र में, यानी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस जो है उनके बारे में समझते हैं कि जो आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकल जो मॉडिफिकेशन होता फसलें होती हैं, मॉडिफाइड फसलें होती हैं जो कीटों और सूखा के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं, ठीक है। जो क्या होता है, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें जो कीटों और सूखा के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे मतलब कोई कीट पतंगे जो होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जीन मतलब जो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग से क्या करते हैं कि ऐसे फसलों का निर्माण कर सकते हैं, ऐसी प्रजाति का निर्माण कर सकते हैं जो कम से कम पानी में, मतलब सूखा वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बरसात कम होती है, वहाँ पे भी ये सरवाइव कर सकते हैं, और जो कीट पतंगों से हमें जो है उन फसलों को बचा सकते हैं, ठीक है। ऐसी प्रजातियों का उत्पादन कर सकते हैं। बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन एग्जाम्पल है इसका कि बीटी कॉटन कपास का ऐसा प्रकार है जो कीट प्रतिरोधी होता है, मतलब जिस पर कीटों का कोई भी असर नहीं होता है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या है कि विटामिन ए से भरपूर चावल। गोल्डन राइस बनाया है आनुवंशिकी इंजीनियरिंग से, मतलब जो नई प्रजाति एक बनाई गई है जिसमें क्या है, चावल में जबकि विटामिन ए नहीं पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, लेकिन क्या है कि चावल में एक गोल्डन राइस नामक प्रजाति बनाई गई है जो विटामिन ए से भरपूर चावल होता है, विटामिन ए से भरपूर चावल। आज तक हम लोग यही समझते हैं कि विटामिन ए हमें गाजर से मिलती है, चुकंदर से मिलती है, सेब से मिलती है, ठीक है। जबकि अब एक गोल्डन राइस नामक जो चावल है वो बनाया गया है, गोल्डन राइस, जो विटामिन ए से भरपूर होता है, ठीक है। ये सब संभव हुआ है किससे, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग से। तीसरा है पर्यावरण में उपयोग इसके कौन कौन से हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में क्या होता है कि तेल रिसाव, प्लास्टिक प्रदूषण, औद्योगिक कचरे साफ करने के लिए जैविक तकनीकों का उपयोग, ठीक है। जैविक तकनीकों का उपयोग किया जाता है किसमें, कि तेल रिसाव, जैसे कहीं पे तेल का रिसाव होता है वहाँ पे जैविक तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव में हमें जैविक तकनीकें इस्तेमाल करती है ना। औद्योगिक कचरे को साफ़ करने के लिए, जो औद्योगिक कचरे होते हैं, उद्योगों से निकला हुआ कचरा जो नालियों के माध्यम से तालाबों में जाता है, तालाब से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में, जो ये कचरा है उसको साफ़ करा जाता है किससे, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इससे क्या नाम, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग। ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। अब तीसरा है कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले बैक्टीरिया जो है वो इसी से बनाए जा सकते हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बन फिक्सिंग, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है, जो मतलब धुएं से या कहीं से भी प्रदूषण फैलाता है, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं।
ऐसे बैक्टीरियों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र में जैसे जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स बनाने के लिए, कि जीवाश्म ईंधनों के विकल्प में रूप में जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, जो जैसे मतलब क्या नाम है, जो हमारी ज़मीन के अंदर है ना, धरती के अंदर जो है परत में अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जो मतलब कोयला हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। बायोप्लास्टिक, बायोप्लास्टिक का जो निर्माण हुआ है वो भी मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हुआ है, कि बायोप्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक है। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, ये सब संभव है किससे, बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, इसका परिचय क्या है और इससे रिलेटेड जो भी ब्रीफ में इसका अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का परिचय है कि बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीक का वह क्षेत्र है जिसमें जीवों और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न उद्योगों में उत्पादों का विकास किया जाता है। क्या करते हैं इसमें, विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके नए जो नए उत्पाद हैं उनका उपयोग किया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, और जो है कम प्रदूषण फैलाते हैं और मतलब हमारे लिए ज़्यादा मतलब प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, ये जो है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, सबसे पहले इनके टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, प्रकार इसके समझते हैं। नंबर 1 है लाल बायोटेक्नोलॉजी यानी रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसका उपयोग जो होता है वो चिकित्सा क्षेत्र में होता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी यानी लाल बायोटेक्नोलॉजी। लाल बायोटेक्नोलॉजी से क्या होता है कि वैक्सीन और दवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, लाल बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सीन और दवाओं का उत्पादन होता है। स्टेम सेल रिसर्च, ठीक है, स्टेम सेल रिसर्च और जेनेटिक थेरेपी होती है। कैंसर और आनुवंशिक बीमारियों का इलाज संभव है। क्या है कि वैक्सीन और दवाओं का उत्पादन होता है। वैक्सीन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर जेनेटिक बीमारियों को से निजात पाने के लिए ही वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पोलियो हो गया। ठीक है, अभी कोरोना आया था, कोरोना में भी वैक्सीन्स जो होती हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही निर्मित करी गई हैं। ठीक है, जेनेटिक थेरेपी, जेनेटिक थेरेपी से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, ख़राब सेल्स होती हैं, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैंसर का इलाज, कैंसर का आनुवंशिकी कैंसर और आनुवंशिकी बीमारियों का इलाज इससे संभव है लाल बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, दूसरा है हरी बायोटेक्नोलॉजी यानी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि कृषि क्षेत्र में उपयोगी होती है। आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलें, सूखा और कीट प्रतिरोधी फसलों का निर्माण होता है। ठीक है, इससे क्या है कि सूखा और कीट प्रतिरोधी फसलों की प्रजातियां जो है वो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तीसरी है नीली बायोटेक्नोलॉजी यानी ब्लू टेक्नोलॉजी, जो समुद्री क्षेत्र में उपयोगी होती है। इसमें क्या है कि समुद्री जीवों से दवाओं और जैव उत्पादों का विकास होता है। ठीक है, समुद्री जीवों से क्या होता है, औषधियाँ बनाई जाती हैं और जैव उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जलीय कृषि में सुधार, जो हमारी जो कृषि होती है जलीय वाली, उनमें एक नई प्रजातियों का निर्माण होता है और इससे क्या है कि जलीय कृषि में सुधार हो सकता है। ठीक है, अब सफ़ेद बायोटेक्नोलॉजी यानी वाइट बायोटेक्नोलॉजी, जो कि औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होती है। तो औद्योगिक क्षेत्र में वाइट टेक्नोलॉजी इसको इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है कि प्रदूषण रहित होती है। ठीक है, जैव ईंधन, एंजाइम आधारित तकनीक, है ना, इसमें क्या है कि जैव ईंधन जो है इस्तेमाल किया जाता है और एंजाइम आधारित तकनीक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल और जैविक उत्पादों का विकास इससे संभव है। ठीक है, अब इसकी क्या है कि भविष्य की संभावनाएं यानी फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस क्या है, इसके बारे में हम मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इनके इनके जो है भविष्य की संभावनाएं समझेंगे कि भविष्य में क्या इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिगत जीनोम अनुक्रमण यानी व्यक्तिगत जीनोम अनुक्रमण क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में जो है
प्रत्येक व्यक्ति के जीनोम के अनुसार चिकित्सा उपचार, मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति की जीन्स होती हैं यानी डीएनए होते हैं, उनके आधार पर उनका इलाज, जैसे कैंसर और आनुवंशिक बीमारियों के लिए अनुकूलित चिकित्सा। इसके माध्यम से क्या है, कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए अनुकूलित चिकित्सा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीन अलग होता है, डीएनए अलग होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से एक उसमें बीमारी होगी, बीमारी जो है वो उससे लड़ने के लिए क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है जीनोम से क्या करेंगे, चिकित्सा उपचार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या होता है कि कृत्रिम जीवों और बायो फैक्ट्रीज का निर्माण होता है, जिससे कृत्रिम जीव बनाए जा सकते हैं, जैसे जो ऐसे कृत्रिम जीव जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हों, ठीक है। और क्या है कि बायो फैक्ट्रीज से क्या होता है कि जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है वो प्रदूषण को उस पर रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी है नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से दवा वितरण प्रणाली का विकास, नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स में क्या होता है कि जैसे हवा में दवा फैला दी, है ना। कोरोना के टाइम पे एक जैसे मतलब बताया गया था कि उड़ा था कि हवा में एक पाउडर जैसा डाल दिया जाएगा। इससे क्या है कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी सांस मतलब हवा में घुल जाएंगे और हमारी सांस के माध्यम से हमारी बॉडी को जो है एंटीबॉडीज़ प्राप्त कर बॉडीज़ जो है मिलेगी हमारी बॉडी को, ठीक है। ऐसी प्रणाली का विकास जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से ही संभव है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी में जैसे जैव ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन और सौर ऊर्जा आधारित बैक्टीरिया। ये क्या है कि जैव ईंधन आधारित बैक्टीरिया बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन और सौर ऊर्जा जो होती है उससे आधारित जो है वो बैक्टीरिया बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब क्या है क्लोनिंग और अंग पुनर्जनन जनन। इसमें क्या है कि जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है कि मानव अंगों की पुनर्निर्माण प्रक्रिया हो सकती है और कृत्रिम ऊतक और अंग प्रत्यारोपण। जैसे आज के ज़माने में क्या है कि अंग प्रत्यारोपण भी संभव है कि अगर आपके कोई बॉडी में डिफेक्ट आ जाता है, बॉडी पार्ट्स में अगर आपके डिफेक्ट हो जाता है तो क्या है कि हम कोई अच्छी बॉडी लेके मतलब अच्छा बॉडी पार्ट्स लेके हम उसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं, यानी उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आज ट्रांसप्लांट संभव हुआ है, वो भी सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। बायोटेक्नोलॉजी है अगर तो ये ट्रांसप्लांट और चिकित्सा सुधार में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुए हैं, ठीक है। अब आता है नैतिक और सामाजिक चिंताएं। इससे रिलेटेड क्या है कि नैतिक मतलब एथिकल और सोशल कंसर्न्स जो हैं उसके बारे में हम समझते हैं कि जीएम फसलों का प्रभाव। जीएम फसलें जो है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। जीन एडिटिंग नैतिकता, क्या जीन एडिटिंग नैतिक रूप से उचित है? जैसे जीन एडिटिंग जो है नैतिक रूप से उचित है क्या कि जीन आप किसी मनुष्य की या किसी कोई भी आप किसी भी बॉडी का आप जीन एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये नैतिक तो नहीं है, ठीक है, हमारे हिसाब से। बायो हथियार, बायो हथियार में क्या होता है कि जैविक हथियारों का दुरुपयोग हो सकता है। जैविक हथियारों का दुरुपयोग होता है, कैसे होता है कि जैसे बायो हथियार से हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी मौत कैसे हुई है, ठीक है। कोई भी हमने क्या करा कि एक कोई कीट कीट एक जैसे मतलब मक्खी के उसमें हमने एक जीन में हमने डाल दिया कोई विषैला पदार्थ और वो मक्खी आपके काट गई, ठीक है। काट लिया आपने, आपकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन क्या है कि वो पोस्टमार्टम में ये नहीं पता पाएंगे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, ठीक है। केवल अमीरों की पहुंच तक सीमित ना हो। इसमें क्या है कि केवल ऐसा उपयोग होना चाहिए इसका कि केवल ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं उनकी ही पहुंच तक ये सीमित ना रहा हो। इसी से जो है आम आदमी तक भी पहुंचाना चाहिए। ये महंगा होता है इसलिए जो है हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। इसमें क्या है कि बहुत पैसा लगता है आज के ज़माने में, और अभी धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हो रहा है तो ये आम आदमी तक की पहुंच में भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूज़न क्या है, ठीक है, निष्कर्ष क्या है आनुवंशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का। इसके निष्कर्ष के बारे में समझते हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी ने चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, ठीक है।
इन्होंने क्या करा कि जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण और उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट किया है। ठीक है, इन तकनीकों से बीमारियों का इलाज, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण जो है वो संभव हुआ है। हालांकि इनकी नैतिकता और सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि इनका सही और लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, या अगर आपको कोई सुझाव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।